behalf of the entire ESO participants, we are pleased to have with us today Advocate Sri Raghav Singh and his colleague with us today. It is my pleasure to welcome you all sir today to our session of IIC. We are going to have a privilege of hosting you to discuss about the topic of intellectual property right and patent rights. Dear students, as we all know, IPR plays a huge role in today's knowledge-driven economy. From safeguarding our innovations to promoting creative ideas, the importance of patents and IPR cannot be ignored. With the rapid advancements in technology and research in business and technology, the understanding of the depth of these issues is very, very important. Hello everyone, my name is Raghav Singh. By profession I am an advocate working at Civil Courts, Kanna District of Ludhiana. I am also a fellow member of Free Legal Aid Services at Sub Tehsil Kanna. So today I have come before you to bifurcate these words. First of all, the words comes the intellectual. If we further bifurcate this word, it means intellect. Intellect is the creation of the human mind. Whatever our mind creates, that comes into existence in the form of intangible product. If we see the word property, it comes under intellectual property rights. Property may be further bifurcated into two parts. One is tangible, that is and the another one is intangible. If we talk about the tangible, see, जैसे ये मेज है, these are the tables, we can see them, we can feel them, we can touch them. Same is with the scene of the immovable properties. जैसे कोई जमीन है, कोई property है, we can feel it, touch it, see it. But different from this aspect, there is another sort of property which are intangible in nature. These are some of the rights which we created through our creation of mind. ये टेबल है, हम इसे फील कर सकते हैं, it is a movable tangible product कह सकते हैं. वो सभी के पास नहीं है, इसकी सब कुछ वैल्यू है, तभी है इसकी मार्केट वैल्यू के द्वारा से टेबल है, कोई बिल्डिंग है, स्ट्रक्चर है, वो क्रिएट होती है तो उसका अलग सिस्टम, बट उसको क्रिएट करने का जो मेथड है, जो उसकी सोच है, वो अलग, उसकी राइट एग्जिस्ट करते हैं, उसकी कुछ ना कुछ मार्केट वैल्यू होती है. दैट्स व्हाई द इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स कम्स इनटू एग्जिस्टेंस. With the implement of the globalization in all over the world, as well as the role of the क्योंकि पार्लियामेंट ने तो सिंपल लिख दिया, इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस इट इज डिफाइंड एनी फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रॉनिक गैजेट या एक्सट्रैक्टिव कैन बी डिविजिबल इन द कोर्ट. और ऐसे सर्कमस्टांसेस में जब हम लॉ ही वायलेट कर रहे हैं, उसके थ्रू वो एविडेंस एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, वो एविडेंस कोर्ट में एडमिसिबल है, नहीं है, एडमिसिबल है, रेलेवेंट भी है, इररेलेवेंट है. ठीक है, जब ऐसी सर्कमस्टांस आती है तो इसके ऊपर जजेस जो है हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के, इनके पास पावर होती है टू लेजिस्लेट द लॉ. इट इज कम अंडर द डेफिनेशन ऑफ जुडिशियल एक्टिविज्म. इसे कहते हैं जज मेड लॉ. जजेस के पास कुछ इनहेरेंट पावर्स होती हैं हायर जुडिशरी के पास. वो जिस टॉपिक्स पे या तो लॉ नहीं बना हुआ या जहाँ पे लॉ की इंटरप्रिटेशन इम्प्लीमेंटेशन वीक है, उसके प्रोसीजर्स क्लियर नहीं है, वहाँ पे जज गाइडलाइंस इशू कर सकता है जो ऑब्जर्व होगी. इसमें भी फर्दर दो कंसेप्ट आते हैं, रेशो डेजिग्नेटी एंड ओबिट डिक्टा. अगर जो ऑब्जर्वेशन वो ऑब्जर्व कर रहे हैं वो पर्टिकुलर सेम सेट ऑफ केसेस में लागू होगी या पर्टिकुलर सेम पार्टीज के केस पे लागू होगी या जनरल पब्लिक पे भी लागू होगी, वो भी उनके पास पावर होती है. ठीक है, जुडिशियल एक्टिविटी, जुडिशियल रिव्यू क्लियर हो गया, 3 पिलर्स क्लियर हो गए. ऐसी कमिंग टू अवर मेन टॉपिक आईपीआर में, अगर जैसे कमीशंस की मैं बात कर रहा हूँ, अब होता क्या है, कमीशन, ह्यूमन राइट कमीशन की अगर बात करें, आईपीआर में स्पेशल कमीशन बनाई गई है, अथॉरिटीज बनाई गई, कोर्ट्स की पावर को कर्टेल कर दी गई. क्यों? इंडिया में ऑलरेडी बहुत पोटेंसी ऑफ लिटिगेशन है ड्यू टू लैक ऑफ नंबर ऑफ जजेस. देयर इज लोड ऑफ हैवी लोडेज ऑफ वर्क ऑफ द जुडिशरी. जुडिशरी ऑलरेडी ओवर वर्क पे चल रही है. अगर कोई केसेस होता है, हम सोचते हैं केस करने मत जा, 4 साल 5 साल धक्के खाएगा, फिर पता नहीं क्या बनेगा. ठीक है ना? तो in order to lighten the burden of these judicial courts, commissions को existence में लाया गया, क्योंकि under some circumstances there are
some violations of law which can be amicably resolved by the parties concerned at initial stages. जैसे आप देखते हो चेक बाउंस के केसेस आते हैं, वहाँ पे एक मैंडेटरी क्वांटिटी है, एक मैंडेटरी प्रोविजन है नेशनल इन्वेस्टमेंट एक्ट की कि उसमें 15 दिन का लीगल नोटिस भेजना मैंडेटरी है। क्यों? सीधे केस कर नोटिस भेजने की क्या जरूरत है? जब केस करना ही है लॉ में लीगल नोटिस रेगुलरली उस केसेस में अगर चेक बाउंस का केस करना है आपको एक लीगल नोटिस निकालना ही पड़ेगा, 15 दिन का टाइम देना पड़ेगा। क्यों ऐसा क्यों? लीगल नोटिस भेजते क्यों आप केस ही करते हैं? कोई भी लीगल मैटर आता है हमारे राइट की वायलेशन हुई, मेरे पास लीगल राइट है, मैं उसकी इन्फोर्समेंट जुडिशरी के पास जाके करवा सकता हूँ, मुझे लीगल नोटिस भेजने की जरूरत क्या है? ये तो जनरल सी बातें हैं। नोटिस क्यों भेजते हैं? इन्फॉर्म तो कर दिया, इसका और क्या पर्पस है? प्री लिटिगेटिव सेटलमेंट्स, एमिकेबली प्री लिटिगेटिव सेटलमेंट्स, हमें पता है कि हमने उससे पैसे ले लिए, उसने हमें एक नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट इन द फॉर्म ऑफ चेक इशू कर दिया, पर नोट के रूप में इशू कर दिया, बट अंडर सम सर्कमस्टांसेस कई केसेस ऐसे होते हैं जो प्री लिटिगेटिव स्टेज पे रिजॉल्व कर सकती है, शायद उसको नोटिस भेजे, हमें पेमेंट दे दे, हमें केस फाइल करने की जरूरत ही ना पड़े। वैसे ही कमीशन है, जो ह्यूमन राइट कमीशन है, हम क्या करते हैं, हम पुलिस के पास चले गए, वो हमारी कंप्लेंट नहीं लिख रही, कंप्लेंट लिख ली तो कार्रवाई नहीं कर रही, एफआईआर नहीं रजिस्टर कर रही। सो देयर कम्स द कॉन्सेप्ट ऑफ ह्यूमन राइट कमीशन। हम क्या करते हैं कि इंडिपेंडेंट बॉडी बना दी इंस्टेड ऑफ जुडिशरी, हम उस बॉडी के पास, अथॉरिटी के पास जा रहे हैं, कमीशन के पास, कि हमारी ये डिपार्टमेंट सुनवाई नहीं कर रहा, हमारी ये डिपार्टमेंट सुनवाई नहीं कर रहा, वो डिपार्टमेंट से स्टेटस रिपोर्ट मंगाएंगे, they will check the accountability on that particular authority. In that case also, under violation of IPRs, there are separate authorities which are given quasi-judicial powers. In case of violations, you can approach to that bodies. यहाँ पे आपको वकील करने की जरूरत कम पड़ती है, यहाँ पे जो प्रोसीजर लॉज है, एविडेंस एक्ट की टेक्निकल प्रोसीजर्स है, ड्राफ्टिंग की टेक्निकल प्रोसीजर्स है, अगर आपने कोई हाई कोर्ट के केसेस देखे हो, सुप्रीम कोर्ट के केसेस देखे हो, वहाँ पे जब केस सबमिट होता है ना, उस पे ऑब्जेक्शन लगते हैं, देखिए सुने कोई रेट फाइल होती है जब हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में, वहाँ पे ऑब्जेक्शन चेक लिस्ट आती है कि आपके केसेस में ये ऑब्जेक्शन है, इसको पहले अंडू करो, फिर आपका केस सबमिट होगा कोर्ट। वो टेक्निकल ग्राउंड्स पे जब पार्टीज को ग्रीवियंसेस आती है, उन ग्रीवियंसेस को बाईपास करने के लिए कमीशन से लोकल अथॉरिटीज एस्टेब्लिश की जाती है, जैसे वुमेन सेल, पुलिस थाने हैं ऑलरेडी एग्जिस्टेंस में, एक वुमेन सेल अलग बना देते हैं, ईओ विंग है, इकोनॉमिक ऑफेंसेस विंग, परमानेंट लोक अदालत है, कंज्यूमर कोर्ट्स है, सिविल कोर्ट्स तो हैं ही हैं। ये अथॉरिटीज को इतनी पावर्स को दी, जुडिशियल पावर्स क्यों दे रहे हैं? जो इनके प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स होते हैं, दे मे और मे नॉट बी जजेस, they may not be, they are also they are skilled or expertise person to resolve this matter or settle this matter or decide the same, but they may not have the judicial background. अगर आप परमानेंट लोक अदालत से कभी विजिट करो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में, या लोकल लेवल पे भी जब नेशनल लोक अदालत से ऑब्जर्व होती है, साल में 3-4 तो लोक अदालतें लगती हैं, आप वहाँ पे जाके देखो, वहाँ पे 3 मेंबर बॉडी जो बनते हैं कमेटी के लोक अदालत में, वन ऑफ देम आर एडवोकेट, second one is a judicial officer, is a judge, and the third one is a social activist. कोई भी एनजीओ हो गया या कोई पर्टिकुलर पोस्ट में जो सोशल पब्लिक डीलिंग्स का एक्सपर्टाइज, उन 3 मेंबर कमेटी बनाई है। उनका काम क्या होता है? बातचीत करके मैटर को रिजॉल्व करना। अगर इनिशियल स्टेज पे किसी मैटर को हम रिजॉल्व कर सकें, इससे पैसा भी रिजर्व हो रहा है, हमारा पैसा भी बच रहा है, उससे अपने टेक्निकल जो फॉर्मेलिटीज है उससे भी बच रहे हैं, एडवोकेट्स की हरासमेंट जो टाइम कंज्यूम होता है उसकी हरासमेंट से भी बच रहे हैं। सो इन कंसीडरिंग ऑल दिस एस्पेक्ट्स देयर इज अ रिक्वायरमेंट ऑफ मेकिंग अदर अथॉरिटीज हु कैन डील विद दीस डिस्प्यूट्स। ठीक है, कमीशन समझ आ गई क्यों ये बनानी जरूरी है, इसका क्या बात है। बाकी कोई किसी का आईडिया के रिगार्डिंग कोई सवाल हो तो इंडियन एयर फोर्सेस और विद द सिविल पोस्टिंग्स जो सिंपल अपने आना जाने के लिए हम यूज़ करते हैं,
उसकी जो रिपेयर्स होती हैं उनके इंजन निकाल के कुछ टाइम के बाद फॉरेन कंट्री में जहाँ पे वो मैन्युफैक्चर होते हैं वहाँ पे भेजे जाते हैं फॉर देयर सर्विसेज। जैसे हम स्कूटर मोटरसाइकिल गाड़ी की एक सर्विस सेंटर में जाके सर्विस कराते हैं ना सर्विस सेंटर में, उनकी सर्विस यहाँ इंडिया में नहीं हो पाती बिकॉज द कंट्रीज फ्रॉम विच वी आर importing these articles, they are not sharing the blueprints of their products. These are come under the definition of trade secrets. So these blueprints are having such value, due to which the IPR come into existence, these topics comes into existence, due to which they are very much necessary to be registered. इन कंपनीज ने इनके जो प्रॉपर राइट्स होते हैं अपने नाम पे रजिस्टर करवाए होते हैं, ताकि कल को कोई इनके ब्लूप्रिंट चोरी कर भी ले तो इन्हें रीमैन्युफैक्चर ना कर सके अपने नाम यूज करके। The another one comes here is the copyrights. Copyrights are mostly related with the dramatic works, artistic works. जैसे कोई नॉवल है, कोई गाने हैं, कोई फिल्म है। आप देखते होंगे आजकल जो ट्रेंड चलता है पिछले कुछ सालों से, बहुत जो पुराने ब्लैक एंड वाइट फिल्मों के टाइम के गाने थे वो अब दोबारा रीमिक्स होके आने शुरू हो गए। पहले नहीं आए, आज से 10-20 साल पहले नहीं आए, क्यों अब क्यों आने शुरू हो गए? सर उनका कॉपीराइट का जो टाइम है वो खत्म हो गया। That is the answer. Copyright is one of the IPR which gains a maximum time limit up to the death of the creator or artist who have get it registered in his own name, even up to more than 60 years. IPR की फील्ड में सबसे ज़्यादा टाइम पीरियड जो पेटेंट प्रोवाइड किया जाता है वो कॉपीराइट्स का, क्योंकि जब तक आर्टिस्ट जिंदा रहता है वो उसका फ्रूटफुल रिजल्ट बेनिफिट्स ले सकता है, या उसके मरने के बाद भी उसके एलआरजीज को लीगल जो हेयर्स है वो इसके फ्रूटफुल जो रिजल्ट्स है प्रॉफिट्स है इनको ले पाए। इसकी जरूरत क्यों पड़ती है कॉपीराइट को रजिस्टर? देखो जैसे कई तो नॉर्मल नॉवेल्स होते हैं, कई नॉवेल्स ऐसे हैं, कई बुक्स ऐसे हैं जिनकी ब्रांड इमेज गुडविल मार्केट वैल्यू बहुत ज़्यादा है। कल को कोई भी बंदा उसको अपना नाम यूज़ करके पब्लिश कर सकता है विद सिमिलर अप टू सम अल्टरेशंस होगी, तो उसकी जो वैल्यू उस पर अटैच हो रही है वो तो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। क्योंकि अल्टीमेटली आईपीआर का मतलब ये है कि हम जो इनटेंजिबल प्रोडक्ट्स के साथ प्रॉपर्टी राइट्स हैं उनको प्रिजर्व कर सकें, उन प्रॉपर्टी राइट्स को प्रिजर्व करके जो उनके फ्रूटफुल रिजल्ट्स या जो उनके कमर्शियल हम बेनिफिट्स लेना चाहते हैं, जो उनसे प्रॉफिट सम्मान करना चाहते हैं, वो सेव करें। यही मेन मोटिव है, ठीक है ना? सो इफ वी टॉक अबाउट इमूवेबल प्रॉपर्टीज, जो इमूवेबल प्रॉपर्टी है उसमें ये कंसेप्ट नहीं आता। क्यों? जो जमीन आती है, बिल्डिंग्स आती हैं, उनमें ये आईपीआर का कंसेप्ट नहीं आता। क्यों? क्योंकि उसमें सक्सेसर फिलहाली हो जाता है, जैसे जिस पर्सन ने जमीन को बनाई है वैसे आईपीआर इनहेरिटेड जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स है ये सक्सीड बाय द नॉमिनीज, बाय द एलआर्स, बाय द लीगल हेयर्स। अप टू सम एक्सटेंट सम ऑफ द आईपीआर आर इनहेरिटेड। अगर बेसिक लॉ में हम इसकी बात करें, जैसे एक टॉपिक आता है डेफर्मेशन, मानहानि, नॉर्मल लैंग्वेज में हम बोलते हैं, वेदर देयर कैन बी डेफर्मेशन ऑफ अ डेड पर्सन, जो आदमी मर चुका है उसका डेड पर्सन का कभी डेफर्मेशन मानहानि हो सकती है? कैसे हो सकती है? कैसे? देखो एक डेड बॉडी है, उसके जो वारिस है वहाँ पे खड़े हैं, सम स्ट्रेंजर कम्स, he has some enmity with that dead person earlier, in order to sort out his grudges, उसने आगे उसको गालियाँ निकालनी शुरू कर दी, लातें मारनी शुरू कर दी। With that dead person there are some feelings attached with the person who are already living, उनकी तो फीलिंग्स हर्ट हो रही हैं, उनकी इमेज भी डाउन हो रही है सोसाइटी में, वो कह रहे हैं ये तो चोर था, ये तो चोर था, उसका बेटा एक एमएनसी कंपनी में एमडी कर रहा है, उसके शेयर्स डाउन आ जाएंगे।
there are some rights attached to it. Similar in the case of the copyrights, IPRs. Even after the death of a particular person, there are some rights which are required to be protected. That's why these are some, up to some extent, these the rights are inherited. इसे जो आपके एल्डर्स है या नॉमिनी है, राइटफुल ओनर है, वो इसे सक्सीड कर सकते हैं। ठीक, इसके बाद आता है हमारा एक टॉपिक ट्रेडमार्क्स। ट्रेडमार्क्स में जैसे हम नॉर्मल देखते हैं, बहुत सारी कंपनीज हैं, उनके स्पेसिफिक लोगोज हैं। कई बार आप देखते होंगे कि इसे कंपनी का अगर देखा हो, जैसे टॉफी से आती है, कैंडीज आती है मार्केट में, नॉर्मली हम तो देखते हैं चीज़ों में। अब पर्टिकुलर एक मैन्युफैक्चर कंपनी किसी बंदे ने खोल दी, उसने उस पर कार्टून लगा दिया, वो कार्टून स्पेसिफिक पर्टिकुलर कार्टून नेटवर्क कंपनी के साथ उसका एग्रीमेंट साइन हुआ हुआ, उसका जो क्रिएटर है कार्टून का, उसने स्पेसिफिक सारे राइट्स अपने उसको सेल चैनल को होंगे कि हमारा एक्सक्लूसिवली आपके चैनल पे ही हमारा कार्टून आएगा, किसी और चैनल इसे पब्लिश नहीं कर सकता, उसकी एडवर्टाइजमेंट नहीं कर सकता, उसे यूज नहीं कर सकता। इन दैट पर्टिकुलर सर्कमस्टांस, इफ अनदर मैन्युफैक्चरर uses the same insignia, logo, symbol regarding that cartoon, he will be liable under the IPR laws. इसकी क्रिमिनल इम्प्रिजनमेंट्स भी है, मॉनेटरी पनिशमेंट्स भी है। जजेस के पास पावर होती है, इनका प्रॉपर अथॉरिटीज है, वो फाइन भी कर सकते हैं, इम्प्रिजनमेंट तक की पावर होती है। जैसे हम बात करें पर्टिकुलर KFC है, KFC is creating a particular non-veg series with particular taste, appearances, but there are other manufacturers in the market who are also creating that products. अगर वो फ्राइड चिकन बना रहा है, और भी बहुत सारे कंपनी हैं या बहुत सारे लोकल शॉपकीपर्स हैं जो फ्राइड चिकन बना रहे हैं, बट दे आर नॉट यूजिंग देयर नेम। वो ये नहीं कह रहे कि हमारा जो टेस्ट है या हमारा जो KFC से मिलर है, वो ये कह सकते हैं उससे बेटर है, ये हमारा बाकी कंपनियों से बेटर है। अगर वो पर्टिकुलर नाम यूज़ कर देते हैं कि हमारा KFC से बेटर है, होता है ऐसे कई एडवर्टाइजमेंट आप टीवी पे देखते हैं, कोई भी हमारा डे टू डे का प्रोडक्ट लगा लो, शैम्पू है, साबुन है, कोई भी तरह का प्रोडक्ट है, हमारा इससे अच्छा प्रोडक्ट है, कहते हैं हम एडवर्टाइजमेंट में, हम देखते हैं। पहले होता था ऐसे, कई बार हुआ है। अपने कपड़े धोने वाला सर्फ आता है, कई बार सर्फ कंपनीज कह रही थी हमारा इससे अच्छा है, टाइड से अच्छा है, ऐसी एड्स आई हैं। In that particular case, there are suits filed against that company for infringement of their IPR rights. वो अपने प्रोडक्ट को अच्छा बोल सकते हैं, which comes under the definition of puffing of goods. If you are aware of some contractual rights under Indian Contract Act 1872, there is a concept which is emerged there with a collective study on law codes. That is the puffing of goods. आप अपने प्रोडक्ट को, हम जैसे दुकानदार के पास जाते हैं, कपड़े खरीदने जाते हैं, लड़कियां जाती हैं बाजारों में कपड़े खरीदने जाती हैं, वो कहते हैं हमारा तो ये प्रोडक्ट अच्छा ही होता है, 10 साल तक ऐसे कुछ नहीं होगा, इनके प्रोडक्ट से भी अच्छा है, ऐसे अच्छा है, चाहे अगले दिन वो धोने पे भी धुलाई में खराब हो। दैट कम्स अंडर द कंसेप्ट ऑफ पफिंग ऑफ गुड्स। बट इफ वी वायलेट और इफ वी इंक्रीज आवर लिमिट्स, we say our product is much more better than a particular product, then it comes under the definition of defamation. The immunities which were given to us under law of land of defamation that were exceeded, then we can be prosecuted for that. Where the IPR comes into it. So जो ट्रेडमार्क्स है, इंसिग्नियाज हैं, उनके ट्रेड सीक्रेट्स हैं, उनको प्रोटेक्ट करना बड़ा ज़रूरी होता है, अदरवाइज हम IPR में इनकी पिनल लायबिलिटीज के लिए प्रोसिक्यूट किए जा रहे हैं। देयर इज आल्सो कंसेप्ट ऑफ IPR इन द फील्ड ऑफ, वैसे तो हम अगर देखें ना हमारी जनरल लाइफ में IPR हर चीज़ में डिस्कस में आ रहा है, क्योंकि IT जैसे है जो एरिया ऑफ है अवेयर ऑफ द कंसेप्ट ऑफ डाटा सेंटर्स। अब इंडिया में डाटा सेंटर्स भी काफ़ी हो गए, कोई जानते हैं डाटा सेंटर किसे कहते हैं, क्या है? थर्ड पार्टी डाटा स्टोर। डाटा स्टोरेज तो है, पर एक्चुअल में है क्या है? डाटा सेंटर्स अब इंडिया में MNCs बहुत ज़्यादा डाटा सेंटर खोल रही हैं, अखबारों में, न्यूज़ चैनल में बहुत इसका आ रहा है।
पहले क्या होता था, हम जैसे सोशल वेबसाइट्स चलाते हैं, फेसबुक चलाते हैं, इंस्टाग्राम चलाते हैं, गूगल सर्च इंजन से कॉरम हो गया हम चलाते हैं, हम उस पर कोई भी चीज़ टाइप करते हैं, पर्टिकुलर डाटा रिफ्लेक्ट होने शुरू हो जाता है। अब ये डाटा कहीं पे तो स्टोर आ रहा है, कभी आ रहा है, up to some extent, some place there must be a backup of that data. वो डाटा पर्टिकुलर डाटा सेंटर्स में प्रिजर्व करके रखा जाए। आज से कुछ साल पहले अबाउट बिफोर 2017 एंड 18 जो ये डाटा होता था ये फॉरेन कंट्रीज में प्रिजर्व करके रखा जाता था, वहाँ पे डाटा सेंटर्स होते थे। बट ड्यू टू सम डिस्प्यूट्स इन द UN एज वेल एज इन इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, कुछ डाटा कॉन्फिडेंशियल डाटा कंट्रीज का लीक होना शुरू हो। जैसे इंडियन कोई स्पाई है, कोई फॉरेन लॉ का एजेंट है, फॉरेन कंट्री में पोस्टेड है वो सीक्रेट सर्विसेज में, उसका अगर डाटा लीक हो रहा है तो वो उसके लिए कंट्री के लिए, उस एजेंट की पर्सनल लिबर्टी की सिक्योरिटी के लिए बड़ी एक मुद्दा बन जाता था। तो इन डिस्प्यूट्स को रिजॉल्व करने के लिए इंडियन गवर्नमेंट ने एक लॉ क्रिएट कर दिया, एक नोटिफिकेशन जारी कर दी, जो इंडियन सिटीजन है उसका डाटा विद इन इंडियन टेरिटरीज में ही प्रिजर्व होगा, वो फॉरेन कंट्रीज में नहीं जाएगा। उसकी वजह से जो MNCs थी, मल्टीनेशनल कंपनीज थी, उनको ये डाटा इंडियन टेरिटरी में प्रिजर्व करने के लिए डाटा सेंटर्स खोलने पड़े। ट्राई सिटी हो गई, हैदराबाद हो गया, साउथ में बॉम्बे हो गई, यहाँ पे बहुत सारे डाटा सेंटर्स की गेट में खोल रहे हैं, वो पब्लिक डोमेन में से भी पैसा मांग रहे हैं। टाटा बिरला मानी बहुत सारे ऐसे मैन्युफैक्चर कंपनी MNC टाइकून्स है जिसमें टेक्नोलॉजी में इन्वेस्ट कर रहे हैं। सो दीज आर द रेलिवेंसीज ऑफ डाटा। जो एक डाटा क्रिएट होता है उसकी अगर आप देखोगे, जैसे सेलिब्रिटी है, जब एक सेलिब्रिटी कोई नॉर्मल पास में जाता है तो फोटोग्राफर जाके उनकी फ़ोटो खींचने से शुरू कर देते हैं। दे आर गेटिंग द पे आउट ऑफ दैट पर्टिकुलर फोटो ऑल्सो। वाई? फिल्म बना रहे हैं, ठीक है, उनकी ब्रांड इमेज है, ठीक है, ऐसा नहीं होता। डू वी हैव सम सॉर्ट ऑफ पर्सनल राइट्स इन दैट केस? हमारे पास कोई पर्सनल लिबर्टी के राइट्स है? आर्टिकल 21 कॉन्स्टिट्यूशन में वी प्रोवाइड एनी राइट्स टू अस? जैसे नो, देयर आर सम राइट्स व्हिच आर अवेलेबल टू अस। उसी कंडीशन में जैसे मैंने हल्दी का बताया है, बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो कॉमन यूज़ में हमारे आ रहे हैं, उन प्रोडक्ट्स को हम पेटेंट नहीं करवा सकते, उनको हम IPR में फॉर्म होने के बावजूद भी अपने नाम पे रजिस्टर नहीं करवा सकते। जैसे हम व्हीकल्स चलाते हैं, अगर कोई कल को चाहे भी मैं एक ट्रेड मार्क है, ट्रेड सीक्रेट रजिस्टर करा लूँ कि जो व्हीकल का पहिया है ये गोल होता है। जब ह्यूमन सिविलाइजेशन स्टार्ट हुई तब ऐसे नहीं था, वहाँ पे वो रेक्टेंगुलर या सर्कुलर ऐसे नहीं था। ये बाद में ही विद द डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन सिविलाइजेशन ये इन्वेंशन से इमर्ज हुई। ये व्हीकल का एक पहिया है जो गोल होगा, ये मैं अपने नाम पे रजिस्टर करा लेता हूँ। आज के बाद कोई भी व्हीकल बनाएगा, अगर उसको उसका पहिया गोल बनाना है तो मुझसे पहले उसके कुछ राइट्स हैं, पैसे देके परचेज करें। कर सकते हैं? क्यों नहीं कर सकते?